हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज का दिन बहुत ही नया और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज से स्टार्ट हो रही है आपकी किल शॉट सीरीज। किल शॉट का मतलब वो होता है कि आप किल करने के लिए शॉट लेते हैं, मतलब आप अपने नीट के एग्जाम को क्या बोलते हैं, तितर बितर कर देंगे अगर आपने ये कोर्स देख लिया तो। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में आपका होगा धाकड़ रिवीजन, एकदम एक सिरे से स्टार्ट करेंगे और आखिरी सिरे तक रिवीजन करते हुए हम क्या करेंगे, अपने आप को मनोरंजन भी देंगे और एक सेटिस्फेक्शन भी देंगे कि हां हमने पूरी पढ़ाई कर ली है। देखिए इसमें आधी मेहनत हमारी है, आधी मेहनत आपकी भी है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने फॉर्मूला कॉपी बनाई है या आपने फॉर्मूला पेज बनाया है, वो सब आप लेकर बैठेंगे इस लेक्चर के साथ। लोग जनरली ये लेक्चर जो कि रिवीजन लेक्चर होता है, जहां पर हम कोशिश करते हैं, जैसे हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपका एक चैप्टर का रिवीजन करा दे, कोशिश क्या करेंगे, करेंगे ही बिल्कुल। अच्छा, लेकिन यह भी हमारी एक प्रयास रहेगा कि वो जो वीडियो बने या लेक्चर आपके सामने आए वो ऐसे 15-15, 20-20 घंटे का ना हो। क्यों? क्योंकि फिर आप रिवीजन करने का कोई सेंस रह नहीं जाता। रिवीजन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे में, बस इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। तो आई रिपीट कि आपको अपनी कॉपी, अपने नोट्स, अपनी फॉर्मूला कॉपी, अपने शॉर्ट नोट्स सब लेकर, और पानी की बोतल और दिमाग भी भाई लेकर बैठना है और लेक्चर लगातार देखते चलना है कि हाँ सर ने जो पढ़ा है ये हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमको पता है, ये नोट्स हमारे पास है, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन के साथ अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है और शांति से घर में बैठे रहना है। ठीक है ना? मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं कि एक रिवीजन सीरीज है, स्ट्रिक्ट रिवीजन सीरीज है। यहां पर हम आपको कुछ बताएंगे नहीं डीप में जाकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम अपने कंसेप्ट को जाकर क्या बोलते हैं उसको कुरेदें, खरोच नहीं सकते हम उसे। हम सिर्फ ये करेंगे कि अपने कंसेप्ट को देखेंगे, दिमाग में सोचेंगे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, नोट्स में देखेंगे हाँ है, आगे बढ़ेंगे। आप ये करने वाले हो और जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप अपने सारे कंसेप्ट लगा दोगे उन क्वेश्चंस पे और विजय प्राप्त करोगे। बस खत्म, खल्लास, बस यही करना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी किल शॉट सीरीज का पहला लेक्चर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट करने वाले हैं। अगर बेसिकली मैं आपसे बात करूं तो मेजरमेंट हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मेजरमेंट। गला थोड़ा सा बैठा है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, जोश एकदम बरकरार है। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक ही शब्द या एक ही लाइन से, हाउ इज द जोश। और मैं चाहता हूं कि कमेंट में मेरा साथ आप बनाए रखें और मुझे बताइए कि सर हम हैं आपके साथ पूरे 30 से 35 दिन लगातार रिवीजन करते रहेंगे और बस आपका नाम रोशन करके आएंगे सर। बस कर रहे हो मुझे वादा? अरे वचन दो, वचन दो, वचन दो। दे रहे हो ये वचन? मुझे दे दिया है, चलो बढ़िया। तुमने वचन दिया, मैंने वचन ले लिया। वही वाली बात है ना कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें रिवीजन दूंगा। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें रिवीजन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपनी किल शॉट सीरीज को। तो आज के लेक्चर में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्या है, थोड़ी सी बात करेंगे, यूनिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे, एरर होती है कैसे होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या क्या होते हैं, अच्छा डायमेंशंस क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है ना, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम आपको दिखा देंगे। उसमें से ये भी बता देंगे कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डराइव होकर आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी किल शॉट सीरीज को। देखिए फिजिक्स क्या है, आपको बताया मैंने कि फिजिक्स व्हाट एंड हाउ ऑफ द नेचर है, मतलब क्या हो रहा है नेचर में, कैसे हो रहा है नेचर में। अगर आपको ये जानना है तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स ही आपको बताएगी नेचर में कौन सी चीज कैसे हो रही है। आई बात समझ में? ओके, वेरी गुड। यूनिट्स क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक वाइडली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। ऑब्वियस सी बात है यार कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है आपको एन और यू की, जिसमें n क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सब याद आ रहा है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और u क्या होता है, u होती है आपकी यूनिट। u क्या होता है? यूनिट होती है। अरे बेटा लाल कलर का डब्बा चाहिए हमें, काले कलर का डब्बा नहीं चाहिए। आज हमारे पास समय नहीं है, ये देखो इनविजिबल, आ जाइए। ठीक है ना? ओके, तो ये u जो है ये यूनिट होती है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर
जो n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए आप ऐसी यूनिट यूज करते हो जो बड़ी है, जैसे किलोमीटर और मीटर में अगर मैं आपसे पूछूं तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट है। तो अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापना चाहते हो तो अगर आप उसकी यूनिट किलोमीटर रखते हो तो उसके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यूनिट के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। अब आप देखिए जब यूनिट बड़ी थी जब यूनिट बड़ी थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई। देखो जब यूनिट बड़ी थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई और जब यूनिट छोटी थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। आई बात समझ में? ये जो रिलेशन है वो इसी चीज को समझाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स, दो यूनिट्स होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक डिराइव्ड यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स व्हिच नीदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अदर और नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू सिंपल यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल उसके नीचे कोई स्मॉलेस्ट एंटिटी नहीं है, वही सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डिराइव की जाती है। अच्छा, आपने अपने लेक्चर्स में ये पढ़ा होगा कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या आता है? मास आ जाता है, लेंथ आ जाता है, टाइम हो जाता है। देखिए ये ज्यादा यूज होने वाली है, ये ज्यादा यूज होने वाली है। वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से आप क्या करते हो? अपनी क्वांटिटीज डिराइव कर लेते हो। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मैं आपसे पूछूं मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, आप कैसे उसको डायमेंशनल फॉर्मूले में बता सकते हो? तो मास इज इक्वल्स टू एम। अब आप बोलोगे सर m इज इक्वल्स टू एम लिख दिया है। अरे मास को अगर उसको बताना हो डायमेंशनल फॉर्मूले में तो आप इस तरीके से बता सकते हो। लेंथ को बताना हो, डिस्टेंस को बताना हो, डिस्प्लेसमेंट को बताना हो तो आप यूज करते हो l का हाँ कि ना। और अगर टाइम को बताना हो तो आप यूज करते हो किसका? t का, है ना। तो जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली यही 3 वो चीजें होती हैं m, l और t जो सबसे ज्यादा यूज होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। वैसे हैं तो 7, आगे दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन जो यूज होती हैं वो 3 ही होती हैं। इन 3 की मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटी निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ होता है। कि फंडामेंटल क्वांटिटी है भैया तो इसका डायमेंशन क्या होगा? l और इसका डायमेंशन क्या होगा? l। तो क्या डायमेंशन बना देगा? l स्क्वायर डायमेंशन आ जाएगा किसका? एरिया का। तो एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। एरिया को डिराइव करने के लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, समझने की हमको कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है? अलग अलग टाइप की यूनिट हो सकती है ना। मैंने आपको बताया जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत होती है। जैसे अगर आप बोल कर आए कि भाई मुझे 5 किलो बोल दिया आपने, 5 किलो आम लेना है, तो भैया आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई 5 और किलो बता दिया केजी, तो आप यूनिट भी बता रहे हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता रहे हो। आई बात समझ में? लेकिन यहां पर यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है। जैसे हो सकता है कि आप लैटिन अमेरिका चले जाओ, आप साइबेरिया चले जाओ, हो सकता है लाइबेरिया चलो, लाइबेरिया भी कुछ होता है क्या? होता होगा, हमें क्या पता। तो वहां पर जाकर आप देखो तो पता चला कोई नई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज हो रही है। जैसे यहां पर रुपीज यूज होता है इंडिया में क्या यूज होता है? रुपीज यूज होता है। और यूएस चले जाओगे तो यूएस डॉलर यूज होता है ना। तो यहां पर 1 रुपए, हम रुपए अपनी यूनिट बोलते हैं इंडिया की, और वो 1 डॉलर अपनी यूनिट बोलते हैं यूएस में। तो ऐसे ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाकर रखी गई है, एक सीजीएस, एक एफपीएस, एक एमकेएस और सबसे ज्यादा यूज होने वाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आप एसआई यूनिट्स बोलते हो। सीजीएस सिस्टम में आप जो डिस्टेंस नापते हो वो सेंटीमीटर में नापते हो, मास जो नापते हो वो ग्राम में नापते हो, टाइम सेकंड में नापते हो। एफपीएस में आप जो डिस्टेंस है वो फुट में नापते हो, जो मास है वो पाउंड में नापते हो और टाइम सेकंड में नापते हो। एमकेएस में आप जो मास है वो किस में नापते हो भैया? मीटर में नापते हो। और डिस्टेंस है जो किलोमीटर है, देखो देखो साफ साफ लिखा हुआ है। इन दिस सिस्टम ऑल्सो लेंथ, मास एंड टाइम हैव बीन टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बस इसी को आप देखो, m स्टैंड्स फॉर मीटर, k स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड s स्टैंड्स फॉर सेकंड। मतलब अगर आप मास नापोगे तो केजी में नापोगे, देखो डिस्टेंस नापोगे तो मीटर में नापोगे और टाइम नापोगे तो सेकंड में नापोगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। अच्छा, ये बात आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको 1 केजी को अगर पाउंड में चेंज करना है तो 2.2 समथिंग क्या होता है? पाउंड होता है। ठीक है ना, समथिंग
समथिंग बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, कन्वर्जन, क्योंकि ये चैप्टर ही ऑल अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर है। हो सकता है आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाए जिसमें आपको सिर्फ कन्वर्जन करना हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप याद रखिएगा केजी को अगर पाउंड में डालना हो और फुट को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बेसिक यूनिट्स आ गई, ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मास, लेंथ, टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये मास, लेंथ और टाइम। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जो यूज होता है टेम्परेचर के बाद यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का तो एक भी ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मुझे याद है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कराया, ल्यूमिनस फ्लक्स का कराया, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। उसके बाद टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, लेंथ, मीटर, किलोग्राम, ये तो आपको पता ही होगा। इसको जो हम वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जो डायमेंशंस में, तो लेंथ के लिए है L, ठीक है, मास के लिए है M, और क्या है, टाइम के लिए है T, कैपिटल T, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखो, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर A भी यूज होता है, और लोग I भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? I भी यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके लिए भी लोग कई हैं जो केल्विन यूज करते हैं, और कई लोग जो है जो थीटा यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, मोल, तो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है MOL, छोटा m, MOL, ठीक। और कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं कैंडला CD। ये याद रखना है, ये। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एंगल। देखो ये कहलाती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि एक होता है हमारा प्लेन एंगल और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है ना। इनकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होते, लेकिन ये यूनिट होती है इनकी। क्या बोला मैंने? इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, दे आर डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस है, बट नॉट यूनिटलेस। अच्छा, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो वो यूनिटलेस हो जाएगी, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। देखो, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो क्या जरूरी है वो यूनिटलेस होगी? नहीं। अगर डायमेंशनलेस है तो हो सकता है उसकी यूनिट हो, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है, उस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं है, तो उसके डायमेंशन भी नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है, अभी समझाता हूं ये क्या होता है। इफ अ क्वांटिटी इज unitless, then also it is dimensionless, but opposite is not true, but converse is not true, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है। एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल्स की यूनिट होती है, जैसे अगर आप प्लेन एंगल की बात करो तो उसकी यूनिट होती है रेडियन, आप सॉलिड एंगल की बात करो तो उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। यूनिट है, ये दोनों क्या है भैया? यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट्स हैं, बट ये दोनों क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनलेस है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट्स नहीं होंगी तो उसके डायमेंशन भी नहीं होंगे, ये बात पक्की है। अच्छा, प्लेन एंगल क्या होता है? दिस इज योर प्लेन एंगल, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ सेंटर O पे बैठा हुआ हूँ, है ना, और मान लीजिए मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, ये रेड कलर से बताता हूँ आपको, है ना, मैं ऐसे इस पॉइंट पर P पॉइंट पर खड़ा हूँ, मैंने चलना चालू किया सर्कुलर पाथ में और मैं यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? Q पॉइंट में पहुँच गया। तो मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ आपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, तो ये एंगल हो जाएगा प्लेन एंगल थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। PQ जो है वो आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस आप देख रहे हो कितनी है? R है, ठीक है ना। आर्क जिसको आप बोल सकते हो PQ अपॉन स्मॉल r, ये आपको पता होगा। अच्छा, एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। एक रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के ऑलमोस्ट बराबर होता है, 57 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है, लेकिन हम 57 डिग्री ले लेते हैं एक रेडियन। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल जो होता है स्टेरेडियन से आप उसको बताते हो, इसको कई लोग ओमेगा भी बोलते हैं,
है ना। कई लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ये हो जाता है क्या, dA/r²। क्या होता है dA/r²? देखिए कोई 3D ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें से इतना पोर्शन काटा, इतना पोर्शन काटा, अब ये पोर्शन सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, इसको आप सॉलिड एंगल बोलते हो। क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल बोलते हो। ये जो एरिया है ये आपका dA एरिया है और जो डिस्टेंस है ये आपकी r है ना। तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ है इसको आप क्या बोलते हो, सॉलिड एंगल। क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल। एक पेपर लेना, पेपर को कोन बना देना, पेपर लेना, पेपर को कोन बना देना और ऊपर से देखना पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वही सॉलिड एंगल कहलाएगा। आई बात समझ में? ये देखो इस तरीके से, ये ऐसा ऐसा, ये यहाँ देखो ये प्लेन, बोले कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा भाई, सॉलिड एंगल कहला जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई है। दूसरी बात कि अगर आपको एंगल चेंज करना हो, कन्वर्जन करना हो रेडियन का को डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियन में, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, जगह कहीं बची है? नहीं सर, कहीं जगह नहीं बची है। तो अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। वैल्यू को आप π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/π से। ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको आती होगी, आनी चाहिए मैं तो बोलूंगा। अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी। चलिए वेरी गुड, आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो जब आप मेजरमेंट करते हो तो कोई मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, ये आपकी उस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उससे पता चलता है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतनी ज्यादा आपकी रीडिंग एक्यूरेट होती है। ठीक है। इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द डिजिट्स अबाउट द करेक्शन ऑफ विच वी आर श्योर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई रॉड दे दी जाए, है ना, मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एक रॉड ला कर दो, ठीक है, आपने मुझे एक रॉड ला कर दी, मैंने आपसे पूछा कि यार इस रॉड की लेंथ कितनी है, आपने मुझसे बोला इस रॉड की लेंथ है 5.00 मीटर। ठीक है ना। मैंने एक और रॉड आपसे मांगी और मैंने बोला कि यार बताओ उसकी लेंथ कितनी है, तो आपने बोला उसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक, एक रॉड आपने मुझे दी, उसकी लेंथ आपने बोल दी 5.00 मीटर, एक लेंथ आपने बोल दी कि भाई 5 मीटर है। मैंने बोला यार मुझे ये वाली रॉड दे दो, मुझे इस पे ज्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आपने बोला 5.00 मीटर, मतलब आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि ये जो रॉड है ये 5 मीटर की है। लेकिन आप जो दूसरी रॉड मुझे दे रहे हो, आप बोल रहे हो 5 मीटर की है सर ये रॉड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा ओके 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 ओके, ये कहलाते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। आ जाइए, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। मैंने आपको बताया जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मेजरमेंट में, उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होने वाली है, ये बात पक्की है ना। चलो वेरी गुड, आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट ये है कैसे पता करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि 5 2 3, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहां पर, 3 SF हो जाएंगे। यार मैं SF बोलने लग जाऊं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर इतनी बार बोलना पड़ता है ना, मेरी जीभ में गठान पड़ जाती है ना, तुलतुलाने लग जाता हूं मैं। क्या हो जाता है, तुलतुलाने लग जाए, तुलतुलाने बोल रहा हूँ, तुलतुलाने लग जाए तो मैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर को SF बोल देता हूं। ठीक है ना। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। जैसे एग्जांपल 12.34 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, सारे नॉन जीरो है तो सब SF हो जाएंगे, सब SF हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, और अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको सारे रूल याद हो गए ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नींद में ही बन जाएंगे। अगर रूल्स पता है नींद में ही बन जाएंगे। चलो सर तो वो तो है ना, अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, रूल्स पता है तो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तुम लोग ना ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे जीरो जो 2 नॉन जीरो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाले जो जीरो हैं वो अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। देखो 1007, अब देखो 1 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है, तो 00 भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए। इनको ट्रैप्ड जीरो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
ट्रैप्ड जीरो, क्या बोला जाता है? ट्रैप्ड जीरो, है ना। अब जैसे आप ये देखो 1.0809, तो देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, ये ट्रैप्ड जीरो हो गए, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन अ नंबर लेस देन 1, in a number less than 1, all zeros to the right of the decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant. जैसे एग्जाम्पल समझो, x is equals to 0.0084 है, has only 2 significant figures। ये देखो डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वही सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वही सिग्निफिकेंट होंगे। यहां ट्रेल नहीं कर रहा, लीड कर रहा है। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है भैया? 8 और 4 ही क्या है? सिग्निफिकेंट है। अगर इसके पीछे जीरो लग गया होता तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता, क्योंकि वो ट्रेलिंग जीरो हो जाता। क्या हो जाता? ट्रेलिंग जीरो हो जाता। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। देखो, समझो इस चीज को। अब आप ये देखो, ये लीडिंग जीरो है, मैंने बोला इसका कोई काम नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। लेकिन ये सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है। इसके बाद के जो ये 2 जीरो हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस हो जाते हैं। तो डेसिमल के बाद अगर ट्रेलिंग जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, पीछे के जीरो, किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखो, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बहुत बढ़िया। द जीरोस बिफोर 8 आर नॉट सिग्निफिकेंट अगेन। अच्छा, 1.00 की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है बताओ? हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप ये देखो 1 के बाद है, डेसिमल के भी बाद है। अब यहां पर ना ट्रेलिंग है ना लीडिंग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो डेसिमल के बाद आने वाले अगर लीडिंग जीरो हो जाते हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ट्रेलिंग होते हैं तो हो जाते हैं। और अगर लीडिंग नहीं है, ट्रेलिंग नहीं है, सिर्फ 0 0 है तो फिर सिग्निफिकेंट है। फिर क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो ये तीनों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैं आपको ऐसे लिख कर दूं कि 2.0 मीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। पक्का 100%? चलो वेरी गुड। और 200 लिख कर दूं तो 200 लिख कर दूं तो सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 3 7 8, देखो बताया जैसे मैंने आपको, ये सिग्निफिकेंट, ये नहीं है। 3 7 8 ही क्या है? सिग्निफिकेंट है। वेरी गुड। ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। 3050 मीटर, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट। ये देखो, कोई बात नहीं, ये तो आप समझ गए। ये वाली रूल जो है तो ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है। चलो वेरी गुड, आगे बात समझ में। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको रूल पता होने चाहिए। देखो सच बात करूंगा मैं। अब आप ये मत बोलना कि सत्यम सर आप जब पढ़ाते हो लेक्चर तब कुछ और बात करते हो, अभी आप जो बोल रहे हो कुछ और बात कर रहे हो। कि रूल पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। क्योंकि हम 1 महीने में एग्जाम पहुंच रहे हैं भाई, एग्जाम पहुंच रहे हैं, हमको मार्क्स चाहिए। मुझे मार्क्स दिख रहे हैं, मुझे नंबर दिलाओ यार। मुझे ज्ञान व्यान तो ठीक है मैं ले लूंगा, कोई गलत बात नहीं है, ज्ञान मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है यार। इधर उधर की बकैती करने का टाइम अभी नहीं है। नंबर जहां से मिलेंगे आप वो बताओ सर, तो नंबर आपको मिलेंगे रूल से। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट। लीस्ट काउंट आपको निकालते आना चाहिए। आइए बात करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द लीस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू आप कितनी नाप सकते हो इंस्ट्रूमेंट से, वही उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। फिर से रिपीट करता हूं, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप कितनी छोटी वैल्यू नाप सकते हो वही वैल्यू उसकी लीस्ट काउंट बन जाती है। ठीक है, देन दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, इट इज डिनोटेड एज लीस्ट काउंट। इसको अलग अलग कांस्टेंट भी बोलते हैं, मीटर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, स्क्रू कांस्टेंट, ऐसा सब बोलते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर है, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि क्या है, कौन सी चीज है, किस तरीके से रीडिंग ली जाती है। लीस्ट काउंट के बारे में जरा बात करेंगे। लीस्ट काउंट होता क्या है? वर्नियर कैलिपर की मदद से आप सबसे छोटी वैल्यू क्या नाप सकते हो। लीस्ट काउंट इज नथिंग बट 1 MSD minus 1 VSD, 1 MSD minus 1 VSD, है ना। और आपको पता है इसमें n नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं वर्नियर स्केल के, वो m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन से क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। जनरली ये होता है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करते हैं 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, है ना। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो जाता है n और ये हो जाता है m। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है आगे, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि एक VSD की वैल्यू क्या होगी। एक VSD की वैल्यू हो जाएगी m/n MSD। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ पुट कर दो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो लीस्ट काउंट जो होगा
लीस्ट काउंट जो होगा वो हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू हो जाएगी 1/n MSD। तो फाइनली फॉर्मूला आपका घूम करके आएगा, मेन हमको उसी की जरूरत है, मेन हमको उसी की जरूरत है कि आपका जो फॉर्मूला घूम कर आने वाला है लीस्ट काउंट का वो ये होने वाला है कि 1 MSD या MSD ब्रैकेट में 1 माइनस m/n, 1 माइनस m/n। अब आप ये पूछोगे क्या मुझसे कि m क्या है n क्या है? क्या आप पूछोगे क्या मुझसे कि m क्या है n क्या है? हाँ सर बिल्कुल पूछेंगे। अरे यार ऐसा मत पूछो यार, देखो m जो है वो नंबर ऑफ डिविजन है ऑन मेन स्केल जो कोइंसाइड कर रहे हैं किससे? n नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल से। अरे भाई 10 नंबर ऑफ वर्नियर स्केल जो है डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन से क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। अगर मैं देखूं तो बंद करके अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है ना? ओके चलिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD 1 माइनस m/n। यही फॉर्मूला यूज करना और कोई फॉर्मूला यूज मत करना। कई लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद होता है तो वो फंस जाते हैं। ये फॉर्मूला याद होता है, सही है, गलत कुछ नहीं, ये फॉर्मूला भी सही है लेकिन ये बेस्ट है। ये फॉर्मूला क्या है भाई? बेस्ट है। आप इसी को याद रखिएगा, इसी को यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अच्छा, वर्नियर कैलिपर कहाँ यूज होता है, क्या क्या चीजें मेजर की जा सकती है, सब आपने पढ़ा होगा, थ्योरी का पार्ट है, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब ये स्क्रू गेज की बात होगी। स्क्रू गेज में अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि पिच क्या होती है। आपको पता होनी चाहिए कि पिच क्या होती है। पिच वो चीज होती है कि अगर आप अपने इस थिम्बल को, इस सर्कुलर स्केल को अगर एक चक्कर पूरा घुमाओ, एक चक्कर पूरा खोलो, यहाँ कुछ फंसाने के लिए डायमीटर नाप रहे हो तो एक वायर फंसा दिया, कुछ भी फंसा दिया, उसके लिए जब आपने अपने थिम्बल को पूरा एक राउंड घुमाया, एक राउंड घूमने के बाद यहाँ पर कितना पीछे आया स्क्रू कितना पीछे आया, वही एक पिच होता है, वही एक पिच होता है। और उतने ही पीछे आता है मेन स्केल पर आपकी रीडिंग। तो एक पिच ही आपकी जो रीडिंग है, जो दो डिवीजन के बीच की डिस्टेंस है, ये देखो, ये देखो, मान लीजिए 0 है, ये 1 है ना? अच्छे से बना देता हूँ। मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है, ठीक है ना? आप अपने थिम्बल को घुमा रहे हो, खोल रहे हो अपने थिम्बल को रीडिंग लेने के लिए, और आपने क्या देखा कि जैसे ही आपका 1 आए, जैसे ही आप अपनी सर्कुलर स्केल को यहाँ पर लेकर आए, मान लीजिए सर्कुलर स्केल है आपकी, इस पर भी रीडिंग है ऐसी, ठीक है ना? आपने खोला, आपको 1 दिखने लग गया, आपको एक पूरा टर्न के बाद यहाँ पर जो आपको ये रीडिंग दिखी है, ये 1 टर्न के बाद दिखी है, आफ्टर 1 टर्न, आफ्टर 1 कंप्लीट टर्न। 1 टर्न के बाद कितना पीछे आता है स्क्रू आपका, वही आपकी पिच होती है। ये बात याद रखना, ठीक है? यहाँ पर आपकी पिच जो होती है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है लीस्ट काउंट निकालने में। क्यों सर? अब क्यों, ये तो बड़ी बात हो गई। आपको पिच समझाना बड़ा, क्या बोलते हैं, टेढ़ी खील। अगर आपको पिच समझ नहीं आएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है आपके सामने, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये वो सबसे छोटी रीडिंग है, ये वो सबसे छोटी रीडिंग है जो स्क्रू गेज से आप ले सकते हो, जो स्क्रू गेज से आप ले सकते हो। ये बात याद रखिएगा। चलिए, ये काम की बात है, बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना हो स्क्रू गेज में तो वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है? सबसे अच्छी बात। आगे अगर हम बात करें, अच्छा, वर्नियर स्केल और आपको स्क्रू गेज दोनों के लिए बता रहा हूँ, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं सर? कि अगर आपको रीडिंग लेनी है, अगर आपको क्या लेनी है, रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग कैसी ली जाती है भाई? रीडिंग ली जाती है टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग। पेन थोड़ा मोटा कर लूं क्या है? टोटल रीडिंग जो होती है वो कैसे निकलती है? देखो, अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें, किसकी बात करें? वर्नियर कैलिपर की हम बात कर रहे हैं, किसकी? वर्नियर कैलिपर की। तो उसमें एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है कि नहीं? तो एक रीडिंग निकालोगे आप मेन स्केल से, मेन स्केल रीडिंग, और दूसरी निकालोगे आप वर्नियर स्केल रीडिंग। दो रीडिंग निकालना जरूरी है, एक मेन स्केल रीडिंग और एक वर्नियर स्केल रीडिंग। चलिए, वेरी गुड। मेन स्केल रीडिंग जो होती है वो मेन स्केल से निकलती है भाई। मेन स्केल में आपको क्या दिख रहा है? ये लो देखो, मेन स्केल में आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी। वर्नियर स्केल के 0 के पहले आपको क्या रीडिंग दिख रही है, वही मेन स्केल रीडिंग होती है। वर्नियर के 0 से पहले आपको मेन स्केल में क्या रीडिंग दिख रही है, या मैं बोलूं वर्नियर का जो 0 होता है उसके जस्ट, या मैं बोलूं जस्ट जहां पर वो रुका हुआ है, वही आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाती है। ठीक है सर, ओके, है ना? और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? वर्नियर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट। ये इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। वर्नियर स्केल रीडिंग आप कैसे निकालते हो? जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? किससे? टोटल नंबर ऑफ, या मैं लिखूं नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, वो वाला डिवीजन आप लिखते हो यहां पर। आई मेरी बात समझ में? वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन, मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन क्या कर रहा है, मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, वो आप लिखो और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाती है? वर्नियर स्केल रीडिंग मिल जाती है। बस ये काम की चीज है। अब आप अगर जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने लेक्चर में आपको बताया है कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको जानना है तो आप लेक्चर जाकर देख सकते हो कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं। चलिए, हो गई काम की बात। अगर हम बात करें स्क्रू गेज की, थोड़ा सा पेन मोटा कर लेता हूं, बड़ा बड़ा देखिए आपको, ताकि अगर हम बात करें स्क्रू गेज की, किसकी बात करें? स्क्रू गेज की बात करें, तो स्क्रू गेज के लिए भी रीडिंग आप कैसे लेते हो? स्क्रू गेज के लिए भी रीडिंग आप इसी तरीके से लेते हो। क्या? टोटल रीडिंग इज टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग, और वहां सर्कुलर स्केल होती है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आप मेन स्केल से सीधे सीधे देख लेते हो। ओके, सर्कुलर स्केल रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर काम की चीज वही है। सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो वही बात फिर से हो जाएगी, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन या बेस लाइन विथ RL, रेफरेंस लाइन विथ RL का मतलब है रेफरेंस लाइन, विथ RL का मतलब है रेफरेंस लाइन। अभी आपको एक बार डायग्राम बनाकर दिखाऊं कि अगर नहीं समझ में आया तो? सर हमको तो आ गया है, बहुत लोगों को नहीं आया है। या सिंपल ये उनके लिए बता रहा हूं क्योंकि रीडिंग लेना इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 3 4, आइए 1 2 1 2, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गई आपकी सर्कुलर रीडिंग, ये आ गया सर्कुलर स्केल यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये छठवां डिवीजन, ऐसा बोल दो, 6th डिवीजन। ये 6th डिवीजन है किसका? सर्कुलर स्केल का, जो किससे कोइंसाइड कर रहा है? बेस लाइन से या रेफरेंस लाइन से। ये क्या कहलाती है? हमारी RL रेफरेंस लाइन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर रीडिंग कैसे लोगे भैया? ये रीडिंग हो जाएगी जैसे 1 mm, मान लो 1 mm है, ये 2 mm है, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 2 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? 6 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा है? 6 इंटू लीस्ट काउंट। खत्म बात। आ गई बात समझ में? चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर हमने एक तीर से 2 निशाने कर लिए, दोनों ही चीजों की हमने वो रीडिंग लेना सीख लिया है। अब बात करें जरा एरर की, तो यार एरर 2 टाइप की होती हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर, है ना। जीरो एरर की बात कर रहे हैं। जीरो एरर की अगर हम बात करें तो जीरो एरर 2 टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। सर ये क्या दोनों में होती है क्या? किस में? दोनों में। वर्नियर कैलिपर में भी होती है, हाँ वर्नियर कैलिपर में भी होती है ये, और ये स्क्रू गेज में भी होती है। ठीक है, वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, दोनों में होती है। अच्छा, अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी हो, याद रखिएगा फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी हो, अगर एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में, एरर है अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में, और अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी हो तो आप क्या करोगे? आप लोगे अपनी मेन स्केल रीडिंग प्लस, यहां पर देखो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, या तो वर्नियर स्केल होगा या तो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी, है ना। या तो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी या तो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी, ठीक है ना। प्लस 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 जीरो एरर, प्लस जीरो एरर। अगर पॉजिटिव जीरो एरर आती है, अरे सुनना मेरी बात, प्लस नहीं, माइनस 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 माइनस, अगर हाँ माइनस जीरो एरर, अगर यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर आती है तो आपको पॉजिटिव ही रख देना है, वैल्यू माइनस हो जाएगी अपने आप। और अगर नेगेटिव आती है वैल्यू तो नेगेटिव जीरो एरर अगर आपको दिया है तो नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीका मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है, गलती मत करना, गलती करने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर है तो वर्नियर स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग, माइनस ऑफ जीरो एरर। अब ये जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है।
अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू आप पॉजिटिव ही लेके यहाँ रख देना, माइनस हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव जीरो एरर में हमेशा रीडिंग ज़्यादा आ जाती है और नेगेटिव जीरो एरर में रीडिंग कम आ जाती है एक्चुअल कंडीशन से, तो आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव जीरो एरर होगी तो आप उसकी नेगेटिव वैल्यू रखोगे, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर हमने जीरो एरर को भी देख लिया है। बात करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट की। एरर्स इन मेजरमेंट में कितने टाइप के एरर हमको पढ़ने होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर कुछ भी नहीं है, एब्सोल्यूट एरर कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है भाई, माइनस करना है आपको। क्या करना है, अगर आपको एक मीन वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए, अगर आपको एक मीन वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए, पतला कर लूँ पेन ज़रा, मीन वैल्यू तो धर निकालो गया। हाँ, अगर आपको एक वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए कि यार आपने x नंबर ऑफ रीडिंग ले ली है, x1 रीडिंग ले ली, x2 n नंबर ऑफ रीडिंग ले ली, x3 अप टू n नंबर ऑफ रीडिंग आपने ले ली। अब भैया हमको क्या पता कि कौन सी रीडिंग सही है, कौन सी रीडिंग हम मान कर चलें। भैया आप अपने कॉलेज में गए, अपने स्कूल में गए, आप कहीं भी गए, आपको बोला गया कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करना है, उससे एक रिजल्ट निकालना है। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने 10 रीडिंग ले ली एक एक्सपेरिमेंट में, 10 रीडिंग में सब ऊपर नीचे थोड़ी रीडिंग आई है, तो आप किसको सही मानोगे, तो मैं बोलूंगा उसकी एक एवरेजिंग कर लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो आप निकालते हो एक एवरेज वैल्यू, कैसे, x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइड बाय n करके। इससे आप क्या निकालते हो, अपनी एक ट्रू वैल्यू निकालते हो। इसको ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। यह है आपकी क्या, ट्रू वैल्यू, ठीक, ये आपकी एक ट्रू वैल्यू है, ये आप निकालते हो भाई, ठीक है ना। अब क्या करते हो आप, ध्यान से सुनना, अब आप क्या करते हो, आपके पास जो x1 वैल्यू आई है, ध्यान से सुनना, x1 वैल्यू जो आई है, इसमें से आप क्या करते हो, आपकी जो ट्रू वैल्यू आई है, xt बोलो या xm बोलो, है ना, कुछ बोलना, जो आपको बोलना है वो आप बोल लो, सबके अपने अपने मायने हैं। तो आप क्या करते हो, उससे माइनस करते हो अपने x1 को, ठीक है ना, तो यह आ जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ठीक। फिर आप क्या करते हो, माइनस करते हो अपनी सेकंड को, तो आ जाता है एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड। ऐसे करते करते आप क्या करते हो, xm में से अपनी xn माइनस करते हो, तो आ जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर इन n। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये जो आप सारी निकाल रहे हैं ना, जैसे आपने निकाली डेल्टा x1, ठीक है ना, इसको मॉड में रखोगे, प्लस डेल्टा x2, इसको मॉड में रखोगे, प्लस डॉट 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 डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। इससे आप क्या निकाल लोगे, अपना मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर रखी हुई है ना चीज़ें, सारी चीज़ें जो रखी हैं आपने, सारी वैल्यूज जो रखी है वो मॉड के अंदर रखी हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब अगर आप किसी भी किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको पता है यार देखो एरर होनी ही होनी है। एरर, अगर इंसान है तो एरर है, इंसान है तो एरर है। तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को बताते हो, किसी भी मेजरमेंट में जब आप कोई फाइनल रीडिंग बताते हो, तो आप ऐसे बता देते हो। अब देखो, आपने कोई फाइनल रीडिंग ली, तो आप उसको बताते हो अब x, ये हो जाती है आपकी ट्रू वैल्यू, जो आपने ट्रू वैल्यू निकाली थी ना, ये xt xm, जो भी आप बोलना चाहो, xt बोलना चाहो, xm बोलना चाहो, प्लस माइनस करके आप लिखते हो ये अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखते हो, ये प्लस माइनस करके अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर। आई बात समझ में? हाँ सर, जैसे अगर आप लिख रहे हो ना 5 प्लस माइनस 0.02, ऐसे लिख रहे हो, मतलब आपने जो नापा है, मान लो ये अपने नापा है सेंटीमीटर में, एक रॉड की लेंथ नापी 5 सेंटीमीटर, तो आप लोग यार ये 5 सेंटीमीटर प्लस 0.02 हो सकती है या माइनस 0.02 हो सकती है, मेरे हिसाब से इसके अंदर ही इसकी रीडिंग होनी चाहिए। इतना ही एरर इसमें मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता। वेरी गुड, समझ में आई आपको चीज़ें। अब ये रिलेटिव एरर किस स्टडी का नाम है? कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एरर कुछ भी नहीं है। ये जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, ये जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इसको मीन वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आपकी क्या बन जाती है? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। क्या? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर बन जाती है। और आप इसी फ्रैक्शनल एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये आपकी क्या बन जाती है? परसेंटेज एरर। बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय XM या XT जो भी हो इंटू 100, दिस इज योर परसेंटेज एरर। बहुत बढ़िया,
यहां पर हमने एक ही स्लाइड में एरर की काफी बातें कर ली है, बस इसी से आपके सारे न्यूमेरिकल उड़ने लग जाएंगे। देखो आगे, देखो आगे, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई कुछ भी करो, एरर ऑलवेज बढ़ती है, एरर हमेशा बढ़ेगी, एरर हमेशा बढ़ेगी। अगर आपने दो चीज़ों को जोड़ा, घटाया, मल्टीप्लाई किया, कुछ भी किया, तो एरर हमेशा क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, बढ़ती है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अब मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, कुछ इस तरीके का दिया गया है, a इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.02, अच्छा ठीक है, और b आपको दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.03, ठीक है ना। तो जो x निकलेगा वो x जो निकल रहा है वो a प्लस बी को करने से निकल रहा है ना। ओके, तो आप लिखोगे इसको a, जो फाइनल रीडिंग आएगी a प्लस बी को जोड़ने से वो आएगी a प्लस बी प्लस माइनस प्लस 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 डेल्टा a प्लस डेल्टा b। समझे? अरे समझे? a प्लस प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा है, b प्लस माइनस डेल्टा b लिखा हुआ है, तो अगर आपको फाइनल रीडिंग निकालनी है तो a प्लस बी प्लस 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 देखो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, सॉरी नहीं आई बात समझ में? अरे यार देखो इसको ऐसे लिखोगे ना यार, कि अगर आपसे कोई बोले कि लो भाई ए प्लस बी करो और बताओ कि फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 5 और 3 आप जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 0.02 प्लस 0.03 तो 0.05 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो एरर है ये प्रोपोगेट कर गई, बढ़ गई। आपने जोड़ा घटाया तो एरर क्या कर गई, बढ़ गई। क्लियर है? चलो वेरी गुड। तो अगर आप x इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, इस a को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है, a इज नथिंग बट a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज नथिंग बट b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरीके से आपने रीडिंग ली हुई है। तो जो आप फाइनल x निकालोगे वो और कुछ नहीं होगा, वो स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x के बराबर होगा, जिसमें डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। और x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x होगा हमारे a प्लस बी के बराबर, a प्लस बी के बराबर। समझ गए? ऐसा माइनस के लिए भी है। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू a माइनस बी, है ना, और a जो है वो किसके बराबर है, a प्लस माइनस डेल्टा a के बराबर, और b क्या है, b प्लस माइनस डेल्टा b के बराबर। तो अगर आप x इज इक्वल टू a माइनस बी लिखते हो, ध्यान सुनना, x इज इक्वल टू a माइनस बी लिखते हो तो आएगा ये क्या, x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x यानी कि स्मॉल x, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x जो होगा वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और ये x किसके बराबर होगा, ये x तो जगह ही खा गया मैं तो पूरी, कोई बात नहीं, ये x किसके बराबर होगा, ये x बराबर होगा a माइनस b के बराबर। ठीक है, ट्रू वैल्यू भले ही माइनस हो रही है, ट्रू वैल्यू माइनस कर कर आ रही है, ट्रू वैल्यू माइनस कर कर आ रही है, बट जो एरर है वो ऐड ही हो रही है। देखो आप यहाँ भी एरर ऐड हो रही है और यहाँ भी एरर ऐड हो रही है। देखो समझे कि नहीं समझे? डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ है। क्लियर? चलो कलर बदल लेता हूँ पेन का। बात करें इफ x इज इक्वल टू ए बी सी, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी तो क्या होगा? हाँ भैया, तो क्या होगा, देखिए अगर ए बी सी है तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा डेल्टा x बाय एक्स, यानी कि x में जो रिलेटिव एरर होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा c बाय सी के बराबर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, किसके बराबर, डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस डेल्टा c बाय सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में भी यही है, डिवीजन में भी यही है, डिवीजन में भी यही होगा, टेंशन लेने का नहीं है, डिवीजन में भी यही होगा। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज इफ x इक्वल्स टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे। इफ x इक्वल्स टू ए के बी एल सी एंड देन रिलेटिव एरर इन x is equals to k times of delta a by a plus l times of delta b by b plus n times of delta c by c। ओ वाह वाह वाह, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मान लीजिए फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है mlt-2, mlt-2।
-2। ये क्या है भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें ये बोलेंगे हम कि द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब द डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, अगर मुझे इसको समझाना है, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ध्यान से सुनना अंग्रेजी, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ऐसे बताते हैं अंग्रेजी में, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला और कुछ नहीं होता, वो आपकी जो बेस क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उसकी पावर होती है। ये क्लियर है कि नहीं? ओके, तो कभी भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी देखोगे तो आपको ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इसी तरीके से देखने को मिलता है, MA/LB और ये TC। अच्छा, आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर आपको देखने को मिलता है इसी फॉर्म में। ओके, एक चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में आता है, एप्लीकेशन में आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस एंड एप्लीकेशन। इसमें बोला जाता है, ध्यान से सुनना, कि अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी 1 है आपके पास, यहां पर लिखकर बताता हूं मैं आपको, कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी 1 है, फिजिकल क्वांटिटी 1 है, या मैं इसको x से लिख देता हूं सीधे, कि अगर आप x + y + z कर रहे हो और वो आ रहा है c के बराबर, ठीक है ना, तो आप ये तभी कर सकते हो जब सारे के सारे इन क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या हो, सेम हो। या आप ऐसा बोल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ RHS। क्या बोल सकते हो आप कि LHS का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, RHS के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तभी ये कौन बता रहा है आपको, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में, चाहे एडिशन हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, दोनों के लिए सेम केस है, और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है दो फिजिकल क्वांटिटीज या n नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, सेम हो। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। नोट्स में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हमने अपने नोट्स में लिखा है कि नहीं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, और यही से क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हो आप किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हो किसी इक्वेशन की, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप समझ गए होंगे, और एप्लीकेशंस देख लेते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन की आप क्या देख सकते हो, उससे करेक्टनेस देख सकते हो, डायमेंशनल करेक्टनेस देख सकते हो। डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, और डायमेंशनल फॉर्मूला इज यूजफुल टू कन्वर्ट वन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ठीक है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप जा सकते हो। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से n1u1 = n2u2, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। तो ये जो ऑलरेडी इतना सारा अंग्रेजी में लिख दिया गया है, ये और कुछ नहीं है, दिस इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, दिस इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मेरी बात समझना ध्यान से, है ना। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि सुनो, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें फोर्स को नापने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लगती है 100, तो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जिसमें मास इतने से नापा जाएगा, लेंथ इससे नापी जाएगी, टाइम इससे नापा जाएगा, वहां बताओ कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करवाएगा। जरूरी नहीं है CGS को FPS में ले जाए, FPS को MKS में ले जाए, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकता है, सत्यम बना सकता है, पिंकी बना सकता है, कुछ भी सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकता है, डिफाइन कर सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, n1u1 m1 की m1a l1b t1c इज इक्वल्स टू n2, और यहाँ पर m1 m2a l2b t2c। बस आप इसको याद रख लीजिए, बस इस एक्सप्रेशन को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी वो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में डिफाइन कर देगा कि फोर्स की बात हो रही है
है ना। तो जैसे ही बोलेगा फोर्स की बात हो रही है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख कर रख लेना MLT -2। यहाँ पर A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको -2। तो यहाँ पर पुट कर देना ABC की जगह, बस काम खत्म। क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला ये है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, आप कुछ भी कर लो। या तो आप उसका रिलेशन फाइंड आउट करके रखो, जैसे F = मास × एक्सेलरेशन होता है। तो आपको पता है कि अगर आपको F निकालना है तो M को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, उसके लिए आपको A का भी आना चाहिए, तभी आप फोर्स का बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर का क्या है भैया, पावर की यूनिट आपको दी है वॉट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसी प्रेशर, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सबका दिया है। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सबका बराबर दिया है, एक साथ ही होता है। एंगुलर मोमेंटम का देखिए mL² - 2 आपको दिया हुआ है। टॉर्क का आपको दिया है mL² - 2। एंगुलर मोमेंटम का mL² - 1 होता है, टॉर्क का mL² - 2 होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो निकाल के थक गए हम अपने लेक्चर्स में, m-1 L³ - 2 होता है। चलिए, तो ये सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले यार आपको याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप लिखकर रख लो प्लीज, याद हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। इनके पीछे के जो क्या बोलते हैं रिलेशंस है, जैसे V = IR है ना। अगर आपको रेजिस्टेंस का पता है, I का पता है, तो आप इसका V का निकाल सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये रिलेशंस भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, वेरी गुड। ये सारे के सारे याद करना है आपको, करना ही है। चलिए, ल्यूमिनेंस का छोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से चल भी जाएगा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि आप छोड़ो, प्लीज ये मत बोलना कि सर ने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये सब के सब यार बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे हैं, लेकिन भैया जब तक मरोगे नहीं स्वर्ग मिलेगा नहीं। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपकी थ्योरी खत्म होती है। मेरे हिसाब से मैंने थ्योरी में सब कुछ कवर आपको करा दिया है। अच्छा, एक दो चीजें और हैं, जरा हम उसकी स्लाइड्स देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये जो चीजें हैं ये कन्वर्जन है ना। ये कन्वर्जन आप यार समझ लो, देख लो, याद कर लो, घर वालों को याद करा दो, अपने भाई बहनों को याद करा दो और उनको बोलो कि आपसे पूछते रहें। लेकिन आपको ना इनमें से कुछ कुछ याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता होनी चाहिए, क्या होती है, लाइट ईयर पता होने चाहिए, और ये पैरेलैक्टिक सेकंड का लाइट ईयर से रिलेशन पता होना चाहिए। अब मैं क्या बोल दूं कि आपको क्या नहीं पता होना चाहिए। माइक्रोन भी पता होना चाहिए, नैनोमीटर भी, एंगस्ट्रॉम भी। अब एक्सरे जैसे छोड़ दो, चलो एक्सरे बोल देता हूँ कि चलो एक्सरे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्मी आपको पता होना चाहिए। फुट तो चलिए मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इंच देख लीजिए, माइल देख लीजिए। यार्ड और फर्मी इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है। आगे देखेंगे अगर आप तो पाउंड समझ लीजिए, स्लग देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पाउंड का बताया था, तो पाउंड का ये एकदम सही डेटा है, देख लीजिए एक बार। स्लग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्विंटल देख लीजिए, क्विंटल इंपॉर्टेंट है, मेट्रिक टन इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट इंपॉर्टेंट है। टाइम के लिए मिनट, आवर, डे, ईयर, शेक नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अदर क्वांटिटीज और देख लीजिए भाई, जैसे लीटर है, लीटर इंपॉर्टेंट है। गैलन नहीं है, देखना चाहो तो देख सकते हो। पास्कल है, अच्छा, बार है, टॉरसली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और अर्ग है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, एक रूल और है, वो रूल और हम देख लेते हैं फटाफट रूल देख लेते हैं भाई, फिर थ्योरी हमारी कंप्लीट मानी जाएगी। कहाँ गया बेटा, बेचा कहाँ गए। हाँ, ये जो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी होता है ना। कि आप राउंड ऑफ कितना करोगे। जैसे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ टर्म्स इन द ऑपरेशन। अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी, मैं आपको सीधे से समझाता हूँ। 3.213 अगर आपको दिया है, 2.6 अगर आपको दिया है, 5.20 अगर आपको दिया हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। पहले तो ऐड करो इनको। सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, जोड़ा 3, 1, 6, 2, 8 और 10 की 0, हासिल आई 1, 3 और 1 4, 2, 6, 5, 11। अब आप बोलते हो कि हंसकियाई क्या है, हंसकियाई नहीं, हासिल आई। बचपन में मेरे घर वालों ने ऐसे सिखाया तो याद हो गया है। अब जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसको आपको राउंड ऑफ करना है उतने डेसिमल प्लेसेस तक जो सबसे लीस्ट है इनमें से। ये सिंपल समझा रहा हूं मैं आपको। इसको आपको राउंड ऑफ करना है उतने डेसिमल प्लेसेस तक जो इनमें सबसे क्या है, लीस्ट है। इनमें सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है 1। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक है ना। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपको क्या करना है भैया, डेसिमल के एक प्लेस तक करना है। अब आप देखिए, उसके लिए आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 1 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और 1 क्या है, 5 से छोटा है। अगर 1 5 से छोटा है तो इसके ये एज इट इज हो जाएगा, इसके आगे वाला डिजिट। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया आपका आंसर 11.0। खत्म, 11.0। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो आपने डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया है। कहानी समझे? सब्ट्रैक्शन और
सब्ट्रैक्शन और एडिशन में यही कहानी है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है, यहां डेसिमल लीस्ट डेसिमल प्लेस से मतलब है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस से मतलब है। यहां पर यहां कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं है, यहां पर कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं की गई है, यहां स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की बात की गई है। अगर आप इधर देखोगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, तो यहां पर आपसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है उसमें राउंड ऑफ करना है आपको। देखो, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और in the quotient is same as the smallest number of significant figures in any of the factors। देखिए, जैसे यहां पर आपने डिवाइड किया 9500 डिवाइड बाय 10.23, फाइनल रिजल्ट आया 98.64125। अच्छा, आपको सीधा सीधा डिवाइड करना है, डिवाइड करने से पहले कोई राउंड ऑफ नहीं करेगा, जो वैल्यू दी थी उसी वैल्यू को इससे डिवाइड किया, फाइनल आंसर ये आया। अब राउंड ऑफ करना चालू करेंगे। राउंड ऑफ करें तो किसमें करें, इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, ऊपर वाले में, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ऑलमोस्ट 99। इसका आंसर ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 99, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। आप क्योंकि 6 को ड्रॉप करोगे, 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो एक डिजिट आगे ऐड हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 99। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब हमारी थ्योरी मैं बोल सकता हूं कि पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कहां गया भैया, अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखिए, यह बात सच है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक बार में करवाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर एक स्ट्रिक्ट रिवीजन रूल को फॉलो कर रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है कि सारी चीजें हमारी आंखों के सामने से निकल जाए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप उस पर भरोसा करें, रिवीजन कर चुके हैं तो उस पर भी भरोसा करें। आप यहां पर रिवीजन करने आए और ये देखें कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है जो आपको मिल रहा है, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे वो आपके बहुत काम आ जाए। सही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अभी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है उतने ज्यादा नहीं होंगे जितना हम नॉर्मल लेक्चर्स में करते हैं। यही तो अंतर होता है क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में ये अंतर होता है कि भाई आपको ना सिर्फ चीज़ें दिखा दी जाती है, बता दी जाती है कि बेटा ऐसा है, ये है, ये पढ़ना था, ये पढ़ना चाहिए, अगर ये छूट गया तो एक बार इसको यहाँ देख लो, बस। अब कोई डीप में घुसकर आपको चीज़ें नहीं बता रहा है, कि बात याद रखिएगा। कंसेप्ट एट अ ग्लांस चल रहा है, कंसेप्ट एट अ ग्लांस चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है, ये है क्वेश्चंस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये तो आपको करने ही करने चाहिए। आइए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, इनमें से सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। क्या आपने लेक्चर देखे हैं मेरे, क्या आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं? अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए या आपको ये क्वेश्चन कराया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, 5 mm, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर जो स्केल्स हैं, ये देखिए यूनिट बहुत बड़ी है, ये यूनिट बहुत बड़ी है। यूनिट जितनी छोटी होती जाएगी देखो उतनी वैल्यू प्रिसाइज होती जाएगी, उतनी वैल्यू प्रिसाइज होती जाएगी। तो मैं बोलूंगा भाई ये वैल्यू सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर इज 18 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है भाई, 11 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, डाइन को आप क्या करोगे, डाइन को आप क्या करोगे, 1 न्यूटन को डाइन में अगर चेंज करना हो तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आपको डाइन को न्यूटन में चेंज करना है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁵ से, तो डाइन चेंज हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो आपको पता है भैया कि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगाया तो एक स्क्वायर मैंने भी लगा दिया, तो यूनिट चेंज हो गई मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो 18 × 10⁻11 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, ये घूमकर ऊपर चल जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। घूमकर ऊपर गया तो 10⁻4 हो गया। अरे अरे पेन बेटा, 18 × 10⁻11 × 10⁻⁻5 है, प्लस 4 है तो -1 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 18 × 10⁻10, सही है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 18 × 10⁻10 न्यूटन पर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं।
तो आपको मैंने बताया भाई ये ट्रैप्ड जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें एक ही है और एक ही है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो नहीं सकता, तो हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, तो 5 1 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if force length time be considered fundamental units then the units of mass will be यार मास आपको पता है, मास की जो यूनिट होगी वो सीधे m में आनी चाहिए, हाँ कि ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इनमें से चेक कर लो कि काटने पर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक दूसरे को काटेंगे इनके डायमेंशनल फॉर्मूले और लास्ट में जिसका m बच रहा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चेक करते हैं पहले वाले को मैंने चेक किया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, L को मैंने L एज इट इज लिख दिया और T-2 सीधा सीधा लिख दिया। ठीक है, तो देखिए L स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा कितना m L स्क्वायर T-4 हो जाएगा, ml स्क्वायर T-4, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। B आओ FL-2 T-1, तो F यानी कि फोर्स mlt-2 L-2 L-2 T-1, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ml-1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। सी FL-1 T2 देखो क्या होगा, FL-1 फोर्स को रखा मैंने mlt-2 L-1 L-1 और T⁻2, तो अब देखो T⁻2 T-2 को खा जाएगी, L-1 L को खा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, m बचेगा। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। कोई बड़ी मेथड से नहीं करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ऐसे पता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप सीधे सीधे भी इसको सॉल्व कर लोगे। mlt-2 है, आपको पता है L खत्म करना है, T खत्म करना है, L L-1 से खत्म हो जाएगा, T-2 T⁻2 से खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे मन में इसको, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट्स, एंगल, बहुत आसान, अभी पढ़ा था। चलो नेक्स्ट, if L is the inductance, C is the capacitance, R is the resistance, ratios L by R, RC the same dimension as those of, मतलब आपको अगर देखना है कि L by R का रेशो एंड R इंटू सी, आर सी का जो वैल्यू है, जो डायमेंशन है, वो किसके बराबर है। अब देखो L का डायमेंशन इंडक्टेंस का डायमेंशन मैंने आपको दे दिया है, कैपेसिटेंस का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, मतलब दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन टफ ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन टफ ऐसे ही बनते हैं कि आपको इंडक्टेंस का याद हो, कैपेसिटेंस का याद हो, रेजिस्टेंस का याद हो, आपसे अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर मैं रेशो लेकर देखूं L बाय R का, तो L बाय R का रेशो mm कट जाएगा, L स्क्वायर कट जाएगा, A कट जाएगा, ये कट जाएगा, T के बाद तो आ जाएगा आंसर T, टाइम, आंसर आ जाएगा टाइम। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं खत्म, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे लेकिन होंगे ऐसे ही। चलिए अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप नीट 2022 या किसी भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को, चाहे आप IAS दे रहे हो, चाहे आप JEE दे रहे हो, चाहे आप नीट दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखना ही देखना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, बनने ही बनने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी लेकर चल रहे होगे, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे खुद से, है ना। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने जो रिवाइज किया है उसके कंसेप्ट सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं कि नहीं, और वो सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। अगर किसी बच्चे को अभी भी एप्लीकेशन समझ में नहीं आया है तो एप्लीकेशन आज वो समझ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एक पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा भारी आपके सामने आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसका है ये? स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। चलो याद रखना स्क्रू गेज, ठीक है। A student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट आपको दे दिया है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, ठीक है। अच्छा, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन जो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, वो आपको दे दिया गया है कितना, 25 दे दिया गया है। ओके, इफ द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ, अच्छा जीरो एरर भी फंसा दिया है जीरो एरर भी फंसा दिया है, और वो कितना है, -0.004 सेंटीमीटर है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, ओके, मतलब हमको फाइनल रीडिंग बतानी है, ठीक है भाई। आओ हम जानते हैं कि जो फाइनल रीडिंग होगी, यार मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ नहीं तो जगह भर जाती है। फाइनल रीडिंग जो होगी वो हमको पता है कि हमने जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकाली है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या होती है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग,
ठीक, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है? सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। चलो, तो फाइनल रीडिंग इज ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर, मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको तो। अभी दिखा दूंगा आपको मैं स्लाइड पीछे करके, आपको बताया था मैंने। ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी कि लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस 0 एरर। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलो, मेन स्केल रीडिंग आपको दे दी गई है 5 mm की, प्लस लीस्ट काउंट आपको कितना दिया है? 0.00। अच्छा, यहां पर आपको दिया है सेंटीमीटर में, यहां पर mm में चीजें दी गई हैं, और 0 एरर भी आपको सेंटीमीटर में दी गई है। तो क्या मैं इसको सेंटीमीटर में लिख लूं? हाँ सर लिख लो, आप इसको सेंटीमीटर में ही लिख लो। तो 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड। लीस्ट काउंट दिया है आपको 0.001, ये अच्छे बात कर दी, नहीं तो पता चला लीस्ट काउंट भी हमसे ही निकलवाता पिच देके। और सर्कुलर स्केल डिवीजन देके टोटल नंबर ऑफ जो कोइंसाइडिंग सर्कुलर डिवीजन है वो 25 है, माइनस 0 एरर। अब देखो 0 एरर नेगेटिव में आपको दिया, मतलब नेगेटिव 0 एरर होगी, तो आप यहाँ माइनस में पुट करोगे 0.004। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखो 25 इंटू 0.001, पॉइंट हटाया 1 2 3, 25 डिवाइड बाय 1000, कितना आ गया? 0.025 सेंटीमीटर। चलो, तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस 0.025 सेंटीमीटर, अच्छा माइनस माइनस हो गया, प्लस 0.004 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो इसको ऐड करें, ऐड कर लें। 0.05 नहीं सॉरी 0.5 ही तो है। 0.5 प्लस 0.025 एंड 0.004 कितना आएगा? 5 और 4 9, 2 5 0, 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं था, एक के बाद एक स्टेप लगे हुए हैं बस। अगर आपको स्टेप से याद है ना, आपने अच्छे से, अगर मुझसे स्क्रू गेज आपने पढ़ लिया होगा तो आपको सब बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से आपने कर लिया है क्वेश्चन को। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, लो एरर का क्वेश्चन आ गया है, परसेंटेज एरर का। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4%. Quantity P is calculated as P is equals to A cube B square, P is equals to A cube B square C D %. परसेंटेज एरर इन P पूछा है। ठीक है, लो भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला है डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B बाई B इंटू 100। अब यहां गलती नहीं करना है, एरर हमेशा बढ़ती है, ऐड होके एरर हमेशा बढ़ेगी। C की पावर ऊपर ले आके माइनस मत लिख देना, -1, और -1 उतार के आगे मत ले आना कि यहां पर ऐसे लिख दिया -1, ना 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 ना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीधा सीधे लिखना प्लस डेल्टा C बाई C इंटू 100, है ना, कुछ है तो नहीं नीचे, नहीं, प्लस डेल्टा D बाई D इंटू 100, डेल्टा D बाई D इंटू 100। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप देखिए, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए, दिस इज परसेंटेज एरर इन बी, दिस इज परसेंटेज एरर इन सी एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन डी। ये आपको गिवन है, 1 2 3 4 आपको गिवन है। चलो, तो 3 टाइम्स ऑफ 1% प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2% प्लस 3 प्लस 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 सीधे 3% प्लस 4%, तो कितना हो गया? 3 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 और 3 7 3 10 4, 14% इज योर आंसर, 14% इज योर आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। ओफो, क्या है भैया? We know that the speed of the electromagnetic waves can be found out by C is equals to 1 upon under root mu naught into epsilon naught। याद आया है ना? ये क्या है? This is speed of light, this is speed of light, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? mu naught epsilon naught की पावर -1/2। तो आप बोल सकते हो LHS is equals to RHS, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन LHS के हैं वही डायमेंशन RHS के हैं। तो इसका डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछता है इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन LT-1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशंस के बराबर होगा। सिंपल, खत्म बात है। अच्छा, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला।
द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी, सरफेस टेंशन सिग्मा F बाय एल, फोर्स के लिए होता है MLT माइनस 2 एंड लेंथ कट गया, कितना आया MT माइनस 2। तो अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से किसका आंसर MT माइनस 2 के बराबर आ रहा है, इनमें से किसका आंसर MT माइनस 2 के बराबर आ रहा है। तो चलो एनर्जी का आपको पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी का भी, और टाइम का तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं ए को चेक करते हैं, एनर्जी ML स्क्वायर T माइनस 2, ये भगवान पहला ही निकल जाना ML स्क्वायर T माइनस 2, वेलोसिटी दी गई है की पावर माइनस 1, तो L माइनस 1 T1, LT माइनस 1 की पावर माइनस 1 थी, तो L माइनस 1 T की पावर माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगी, माइनस 1, सॉरी माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अरे LT माइनस 1 था, इसकी पावर क्या चढ़ा दी है भाई, माइनस 1 चढ़ा दी है, तो L की पावर माइनस 1 हो जाएगी और T की पावर माइनस 1 की पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 आ जाएगी, ये लिखा है मैंने, ठीक है ना। और T की पावर माइनस 2, T की पावर माइनस 2, तो हो जाएगा T की पावर माइनस 2। अब देखो उसको सिंप्लीफाई करो, M L स्क्वायर है, L माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा L स्क्वायर, अच्छा L है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो MT माइनस 2 चाहिए ना। यहाँ L की पावर 2 थी, यहाँ L की पावर माइनस 1 थी, तो L तो बच ही रहा था, तो ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। देखो L की पावर 2 है तो मुझे चाहिए यहाँ L की पावर माइनस 2, मतलब V की पावर माइनस 2 अगर होती है तो L की पावर माइनस 2 T की पावर माइनस 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। LT माइनस 1 की पावर, यहाँ देखो V की पावर माइनस 2 चढ़ाई मैंने, तो L की पावर माइनस 2 हो जाएगी, और T की पावर माइनस प्लस प्लस, तो 2 1 जा 2 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या होगा। इस L स्क्वायर को मारने के लिए मुझे L की पावर माइनस 2 चाहिए, जो कि आ रही है, L तो गया, चेक कर लेते हैं। अगर T की पावर 2 आ गई है, क्या आ गई है, T की पावर 2 आ गई है, ध्यान समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर करके देखो। आप बोलोगे सर यहीं सब घुसा घुसा के करा दिया है, खुद तो कर लेते हो, हमको दिक्कत हो जाती है। देखो ML स्क्वायर T माइनस 2 सीधे सीधे लिख लो, V की पावर माइनस 2 मतलब L स्क्वायर L की पावर माइनस 2 और T की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और T की पावर माइनस 2। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था, ये L स्क्वायर ये L माइनस 2 से उड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये T की पावर प्लस 2 T की पावर माइनस 2 से उड़ जाएगा, तो MT माइनस 2 बच गया, आंसर आ गया। अभी इसको करने की बजाय दिमाग में मैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं दिमाग में सोचता तो आपको दिखता नहीं, हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया, आंसर आ गया आपका बी। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन अप अंडर द डायमेंशन ऑफ मास है, ये तो आपको अभी करके बताया मैंने, है ना। ये क्वेश्चन तो देखिए पहले प्रैक्टिस में भी डाला है और ये देखिए आया भी 2014 में IPMT में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको आपको डायमेंशन निकालना है, तो भैया इसका डायमेंशन होता है आपकी परमिटिविटी का ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है ये है। इसको दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और मुझे आंसर बताओगे। अरे सर क्या ही बताएंगे अब आपको आंसर, तो लो आप ही कर दो। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, E का स्क्वायर अगर हमने किया तो कितना हो जाएगा, M स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 6 A की पावर माइनस 2, सही है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, ठीक। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही करना था ना, हाँ, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, M माइनस 1 L माइनस 3 T की पावर 4 A की पावर 2, क्या क्या कट रहा है, A की पावर माइनस 2 A की पावर 2 से चला गया, ठीक है ना। M की पावर 2 थी तो M की पावर माइनस 1 थी, तो कितना आ गया, M की पावर 1 आ गया, ठीक है भाई, ये सिंप्लीफाई हो गया। L स्क्वायर था, L की पावर माइनस 3 थी, तो ML माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये चला गया। T की पावर माइनस 6 है, T की पावर 4 है, तो T की पावर माइनस 2 आ जाएगा, तो ML माइनस 1 T की पावर माइनस 2 आना चाहिए, ML माइनस 1 T की पावर माइनस 2 आना चाहिए, आंसर आ गया आपका बी। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय M A L B T C देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब इनमें से आप देख लो A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू पुट करके कि किसका डायमेंशन आ रहा है। चलो चेक करते हैं। इफ A का डायमेंशन हम रखें कितना 1, B का डायमेंशन रखें -1, C का डायमेंशन रखें -2, तो M L -1 T -2 क्या प्रेशर का डायमेंशन है, ML -1 T -2 क्या प्रेशर का डायमेंशन है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन है ML T -2, एरिया होता है L स्क्वायर, घूम कर जाएगा तो ML -1 बचेगा, T -2 बचेगा, वही आ रहा है क्या, ML -1 T -2, तो प्रेशर आ जाएगा, ठीक।
अरे हाँ कि ना, वेलोसिटी चेक करना है क्या? लो भाई, m की वैल्यू m का पावर आपने चढ़ा दिया a, b की वैल्यू आपने 0 कर दी, c की वैल्यू -1 कर दी, तो mt -1 क्या ये वेलोसिटी बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता। वेलोसिटी का डायमेंशन ये है ही नहीं। चेक कर लीजिए क्या इसका डायमेंशन बन रहा है एक्सेलरेशन का, चेक कर लो भाई। अगर m की पावर आपने चढ़ा दी 1, l की पावर आपने चढ़ा दी 1 और c की वैल्यू आपने चढ़ा दी -2, तो mlt -2 क्या एक्सेलरेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। वैसे भी फोर्स ये नहीं बनेगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। इसके आगे क्या है? If the dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as, ठीक है, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity liquid, coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively. Then the value of x, y and z are given by ठीक है भाई, Vc is equals to k times of eta की पावर x, rho की पावर y, r की पावर z। ठीक है, ये क्या है? वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? lt -1। ये बात तो आप याद रखेंगे। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m0 l1 t -1। ठीक है, ओके। k का तो कोई डायमेंशन है नहीं भाई, हमें पता ही नहीं है। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन होता है ml -1 t -1, ml -1 t -1, ठीक है ना, इसकी पावर x। डेंसिटी ml -3, इसकी पावर y, और r है रेडियस, तो लेंथ की पावर z। सही किया कि नहीं? सही, बिल्कुल सही किया। k छोड़ दो, अभी हटा दो k को, कोई काम नहीं है इसका। m की पावर कितनी हो गई भाई? x हो गई, m की पावर x हो गई, l की पावर -x हो गई, t की पावर -x हो गई। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। m की पावर y हो गई, t की पावर -3y हो गई, और l की पावर कितनी हो गई? z हो गई। मानते हो कि नहीं मानते? और यहाँ क्या चल रहा है भाई LHS में? m0 L1 t -1। अच्छा, इधर देखो भाई, अब हम क्या करेंगे? पावर्स कंपेयर करेंगे। देखो m की पावर क्या आ रही है? m की पावर आ रही है x, y और कुछ आ रही है? नहीं, m की पावर x प्लस y, l की पावर -x, l की पावर -x और z, -x प्लस z। सही किया है कि नहीं किया? थोड़ा चमकता है, थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा। m की पावर x प्लस y, l की पावर -x और l की पावर z। ठीक है, t की पावर -x, t की पावर -x, ये देखिए -x -3y, -x -3y। सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना? ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा m की पावर y, l की पावर -, यहाँ t लिख दिया ना मैंने। देखा कि नहीं देखा? अरे देखा कि नहीं देखा? जो मैंने देखा, क्या देखा सर? अरे समझे नहीं क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि m की पावर 1, ठीक है, मतलब m की पावर x हो गया, l की पावर -x हो गया, t की पावर -x हो गया, x, ठीक। m की पावर y हो गया, l की पावर -3y हुआ ना, मैंने t की पावर लिख दिया था, ठीक है, तो l की पावर ये हो गया z। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ वापस, यहाँ पर हम बोलेंगे m0 l की पावर 1 t की पावर -1, ये डायमेंशन है, इट शुड बी इक्वल टू। अब देखो भाई, m की पावर x है, देखते चलिएगा, m की पावर x है, m की पावर y है, m की पावर x है प्लस m की पावर y है, m की पावर x है प्लस m की पावर y, मतलब m की पावर x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। l की पावर -x है, -3y है, z है, -x है, -3y है और प्लस z है। साथ ही साथ t देखें ज़रा क्या है, t की पावर -x है और कुछ भी नहीं, t की पावर -x है और कुछ भी नहीं। चलो, तो मैं पावर कंपेयर करता हूँ। t की पावर -x है, t की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है, ओके। उसके बाद x प्लस y जो है, ये m की पावर 0 के बराबर हो गया। x की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर। y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1 के बराबर। ओके, नाइस। आगे यार 1 -1 तो आ गया है, 2 में है क्या? नहीं, आंसर ए होना चाहिए, मेरे ख्याल से आंसर ए आ चुका है। आगे चेक कर लेते हैं। -x -3y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, -1 माइनस ये हो जाएगा +3 + 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये -1 था, -1, अरे z की वैल्यू थोड़ी ना आई है,
अरे सत्यम सर क्या करते हैं आप भी। -3 था, -1 था, +3 हो गया, प्लस z इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, -1 + 3 आपने किया तो कितना आ गया 2 + z इज इक्वल्स टू 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1 - 2, यानी z की वैल्यू आ गई -1। ठीक है ना, ये देखो तो 1 - 1 -1 आंसर आ गया है ए। बोल ही रहा था मैं आपको 1 - 1 -1। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ओह नीट 2017 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। A physical quantity of dimensions of length that can be formed। आपको एक ऐसी क्वांटिटी बनानी है जिसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर हो, formed out of c, g and e square upon 4 pi epsilon naught, where c is the velocity of light, g is the universal constant of gravitation and e is the charge। e is the charge। तो पहले जो चीज मेरा ध्यान खींच रही है वो ये है ना, ये है क्या e स्क्वायर, ससुरी ये चीज क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज है क्या यार। मैंने बोला सर मैंने एक चीज पढ़ी हुई है k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन k इंटू Q1 Q2 लिख देता हूँ, k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा कुछ पढ़ा है सर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, यहाँ लिख देता हूँ। मैंने क्या पढ़ा है सर, मैंने ये पढ़ा आपको बता देता हूँ, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा है। ये मैंने ऐसे पढ़ा है कि अगर एक Q1 चार्ज हो और एक Q2 चार्ज हो, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ में जो हमने पढ़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो हम बोल सकते हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो सर एक चीज मुझे बताइए, अगर Q की वैल्यू चार्ज के बराबर है, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि k इंटू ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बोल सकते हैं कि नहीं, k इंटू ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरी बात सर जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अरे भैया k की वैल्यू मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी है, आर स्क्वायर है, ई स्क्वायर, हाँ कि ना? ओके, ये क्या बन रहा है, ये बता क्या रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रहा है, कूलम का फोर्स बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप जो देखोगे आपको गिवन है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर स्क्वायर गायब है, आर स्क्वायर गायब है, तो आर स्क्वायर आप इधर ले जाओ, एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो क्या अब आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो? क्या आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो? बिल्कुल, वो डायमेंशन किसके बराबर होगा, एफ आर स्क्वायर के बराबर होगा। मुझे सी का डायमेंशन पता है, जी का डायमेंशन पता है, बस मुझे इसी में दिक्कत थी, तो मैंने इसका डायमेंशन जुगाड़ से निकाल लिया है। मैं जानता हूं कि एफ का डायमेंशन जो होता है, मैं जानता हूं एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। मैं जानता हूं आर का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो क्या मैं एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा, एल मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी था, ठीक है, तो एम एल टी माइनस 2 और आर स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 2, एम एल क्यूब टी माइनस 2, ये किसका डायमेंशन आ गया, एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन आ गया। यानी कि यही किसका डायमेंशन है, यही डायमेंशन है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। आ गई बात समझ में? आपके पास तीनों के डायमेंशन अवेलेबल है। सर जी का डायमेंशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इसका डायमेंशन होता है m-1 l क्यूब t माइनस 2, इसका डायमेंशन है m-1 l क्यूब t माइनस 2। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो c का डायमेंशन क्या है, l t माइनस 1। बस अब आपको इनसे g से c से और एफ आर स्क्वायर से यानी इसके डायमेंशन से एक ऐसी क्वांटिटी बनानी है जिससे एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बन जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बन जाए जिसका डायमेंशन लेंथ के बराबर हो। चेक करते हैं भाई, पहला ऑप्शन उठाकर देखते हैं। देखो 1/c स्क्वायर है, 1/c स्क्वायर है। मैं यहाँ पर पेन की थोड़ी पतली करता हूँ नेब और हम करते हैं कोशिश सॉल्व करने की। आओ 1/c स्क्वायर है तो 1/l स्क्वायर t माइनस 2, एल टी माइनस 1 था, एल टी माइनस 1 था, उसकी पावर मैंने 2 चढ़ा दी, एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया, ठीक है ना। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा डायमेंशन इसका, ऊपर जाएगा तो डायमेंशन l माइनस 1 टी स्क्वायर हो जाएगा, l माइनस 2
टी स्क्वायर हो गया, है ना। चलिए वेरी गुड। जी का डायमेंशन कितना है भाई? अच्छा, इनके ऊपर एक 1/2 भी चढ़ा हुआ है, तो हो गया m-1 L³ t-2, और इनके साथ साथ एक क्या है भैया अंदर, मैं लिख रहा हूँ अपने जुगाड़ से भाई, है ना, मुझे तो आंसर लाना है। e²/4πε0 का क्या है? ml³ t-2, ml³ t-2, और इनकी पावर कितनी है? 1/2। m-1 गया, खत्म हो गया इससे, ठीक है ना। L³ कितना हो जाएगा? L की पावर 6 t की पावर -4, L की पावर 6 t की पावर -4, और इसकी पावर कितनी चढ़ी हुई है? 1/2, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 से कटा तो L³, अरे काटा 2 तिया 6 L³, ठीक है, t ये काटा -2 L³ t-2, ठीक है, L³ t-2। इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर आया है L³ t-2। देखो L³ t-2 आया है, ये देखो। इससे साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? L की पावर -2 टी स्क्वायर, L की पावर -2 टी स्क्वायर। चलो इसको अलग से स्लाइड में कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे L-2 टी स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया भाई, जो आप इतना सिंप्लीफाई करके लाए हो, क्या आया है? L³ t-2, L³ t-2, L³ t-2। अब आप बताओ, ये t-2 गया, इससे कितना आ गया? L, डायमेंशन क्या बचा? L। तो आंसर क्या आ गया आपका? A। आंसर क्या आ गया आपका? A। बहुत बढ़िया भाई, शानदार क्वेश्चन ना, शानदार क्वेश्चन, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, बहुत ही शानदार, 1 नंबर। आ जाइए जरा, 1-2 क्वेश्चन और हैं, जरा उनको भी हम कर लेते हैं, उनको भी क्यों छोड़े। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज p + a/v² v - b = nRT, द डायमेंशंस ऑफ a एंड b आर, द डायमेंशंस ऑफ a एंड b आर। चलो a का निकालते हैं डायमेंशंस पहले। तो हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a/v²। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करो, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये डायमेंशन है प्रेशर का, ठीक। डायमेंशन ऑफ a पता नहीं है, हाँ डायमेंशन ऑफ v² पता है, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन L³ का स्क्वायर, ये गया मल्टीप्लाई होगा ml-1 3 दूनी 6 L की पावर 6 t-2, ये डायमेंशन आ रहा है a का, यानी कि कितना आ रहा है a का डायमेंशन? m L की पावर 5 -1 + 6 5 t-2, ml की पावर 5 t-2, ml की पावर 5 t-2, ml की पावर 5 t-2। देखो और कोई ऑप्शन में है? नहीं, सिर्फ इसमें। डायमेंशन ऑफ a कितना आया? ml की पावर 5 t-2, सिर्फ इसी में है, और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट आर दिस एंड दिस। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। लेंथ आपको दिया हुआ है क्या? 16.2 सेंटीमीटर एंड, अच्छा लेंथ दिया है 16.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी है आपको कितनी? 10.1 सेंटीमीटर। अच्छा, द एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं? L = 16.2 सेंटीमीटर दिया है, B = 10.1 दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं दी है, प्लस माइनस जैसे आप लिखते थे ना, x ± Δx, तो यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर जैसी कोई चीज़ नहीं दी गई है। तो यार यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ डेसिमल के एक प्लेस तक आपने वैल्यू मेजर की है कि नहीं की है? हाँ, यहाँ पर आप लीस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो? 6.1 16.1, हाँ कि ना, कम से कम, मतलब डेसिमल के एक प्लेस तक ही कर सकते हो मेजर। यहाँ भी डेसिमल के एक प्लेस तक ही मेजर कर सकते हो, हाँ कि ना? हाँ सर। तो मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पर लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है, यहाँ भी 0.1 सेंटीमीटर का है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं है, इससे कम तो नहीं हो सकता। हाँ सर, इससे कम तो नहीं है, ठीक है, दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो मैं लिख सकता हूँ कि L इज़ नथिंग बट, L के मेजरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एरर हो सकती है? ±0.1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। सिमिलरली ब्रेड्थ नापने में भी ज़्यादा से ज़्यादा ±0.1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते। वो पूछ रहा है एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर इज। चलिए तो हम एरिया निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ शीट अगर मुझे निकालना है A, तो वो कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करो पहले तो सीधे सीधे करके, ट्रू वैल्यू निकालो L × B करके, यानी कि 16.2 × 10.1 अगर हमने किया तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी ट्रू वैल्यू। इसके आगे ही कुछ होना है,
अच्छा 16.2 इंटू 10.1, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ कितने हो गए, 5 हो गए। इसको राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, मल्टीप्लीकेशन रूल है, याद करो। तो राउंड ऑफ जब हमने किया तो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये 164 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा राउंड ऑफ होके, है ना। अगर आप आंसर देखना चाहो तो सीधे आंसर यहाँ से 164 आ जाता है। आई मेरी बात समझ में, देख लो आंसर आ गया है आपका भाई। अगर आपको लंबी मेथड से करना है आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आंसर, लेकिन यहीं से आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब जरा एरर की बात करें कि डेल्टा ए कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। है कि नहीं है, बिल्कुल है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, दिस इज डेल्टा एल, डेल्टा एल है भाई, दिस इज डेल्टा एल एंड दिस इज डेल्टा बी। चलो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई है 0.1 और एल की वैल्यू कितनी आ गई है 16.2 प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ गई है 0.1 अपॉन 10.1। ठीक, एरिया की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, एरिया की वैल्यू आप निकाल चुके हो 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 0.1 अपॉन 16.2 प्लस 0.1 अपॉन 10.1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, एरिया से। एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 163.62। 164 मत रखना, जो आई थी वही रखो, अभी राउंड ऑफ आखिरी में करते हैं, ठीक है। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ठीक है, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो 1 अपॉन 162 प्लस 1 अपॉन 101 इंटू 163 कहाँ गया 163.62, है ना। ये कब आया था 116.2 × 10⁻²। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 16.2 को। ओके ओके ओके, अच्छा इस तरीके से भी तो कर सकते हैं इसको, देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। पॉइंट अगर मैं ना हटाऊँ तो, पॉइंट अगर मैं ना हटाऊँ तो सीधे सीधे कट भी जाएगा ना। देखो कैसे सर, क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 16.2 इंटू 10.1, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक। ऊपर क्या आएगा 0.1 इंटू 10.1 प्लस 0.1 इंटू 16.2, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर यही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में 163.62, अच्छा 163.62 कैसे आया, 16.2 इंटू 10.2 मल्टीप्लाई करके, ये देखो 10.1 मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही तो आया था। ये कैसे आया, ऐसे ही तो आया, ये देखो। तो आप देख सकते हो कि नीचे की ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से की पूरी तरह कट जाएगी, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल कट जाएगी। ओके ओके ओके, आप इसको सॉल्व करना। डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻10.1 है, 0.1 इंटू 10.1 है। पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, ठीक है ना, चमक रहा है। प्लस 0.1 है, पॉइंट हटाया 1/10 किया, इंटू 16.2 है तो 162/10 किया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 एकम 10 अपॉन 100, है ना, प्लस 162/100। ऊपर से ही काट देते ना सर उसको, बोल तो आप बिल्कुल सही रहे हो, है ना। ये हो जाएगा कितना 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 प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में देना। क्या हो जाएगा भाई 1/10 प्लस 162/100, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1.62। लेकिन जो प्लस में लिमिट दी है उसके बराबर तो नहीं आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ लोचा लोचा किया है। क्या लोचा किया है, देखने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। ये देखिए 1/10 होगा इधर और ये 101 होगा भाई, मैं फालतू एक खा गया। ठीक 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 ठीक, आ गया 1/10 इंटू 162/10, ठीक है ना। ओके ओके, ये हो जाएगा 101/100 प्लस 162/100, ये आ गया 1.01 प्लस 1.62, यानी कि आंसर है 2.63 बट 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एक बात याद रखिए, यहाँ पर आपने 164 किया राउंड ऑफ करके, यहाँ 2.63 है, अच्छा नहीं लगेगा, इसको भी आप राउंड ऑफ करेंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर में। कितना, एक सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर में किया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखो ना
3 है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ के बाद ये कितना आ जाता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? पक्का? हाँ सर एकदम पक्का, सर एकदम पक्का, सर एकदम पक्का। बहुत बढ़िया भाई। तो इसी के साथ हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है अपने पहले चैप्टर को, और ये किल शॉट में पहला किल हमने दे दिया है यूनिट्स एंड डायमेंशन को। ठीक है ना? आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है। आपसे हम कोई कोड लगाने को नहीं बोलते, कोई पैसे देने को नहीं बोलते, बस बदले में चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। और जितना ज़्यादा हो सके खास कर ये किल शॉट सीरीज, जिन जिन बच्चों को ज़रूरत है कि उन्हें रिवाइज करना है, प्लीज़ उन सबको ये सीरीज आप क्या करिए, शेयर करिए और आग की तरह फैला दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं इस किल शॉट को खत्म। मिलते हैं अगले किल शॉट में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और किल करते रहिए।